नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब 15 अगस्त के दिन बलात्कार के मामले में सजा काट रहे 11 कैदियों को रिहा किया गया, तब कितने ही सवाल उठे कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या में शामिल इन सभी लोगों को सजा पूरी होने से पहले क्यों छोड़ा गया। गोदी मीडिया से लेकर मंत्री तक सब चुप ही रहे। कायदे से केंद्र सरकार तभी बोल सकती थी कि बलात्कार के मामले के इन दोषियों को समय से पहले रिहा करने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दी। अमित शाह के मंत्रालय की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने दी। उस समय की मीडिया रिपोर्ट को देखिए तो सबकी पड़ताल इसी बात पर टिकी थी, घूम रही थी कि गोधरा की कमेटी ने मंजूरी दी। तब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय क्यों चुप रहा। उसी समय आगे आकर कहना था कि हां, हमारे मंत्रालय ने इन आरोपियों को, इन कैदियों को समय से पहले क्षमादान देने की मंजूरी दी और वे 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिए गए। सारा देश 15 अगस्त को एक अलग ही टास्क में लगा दिया गया कि घर घर तिरंगा फहराना है। लोग लग भी गए कि देशभक्ति साबित कर देनी है। यहां रिकॉर्ड बन रहा था, वहां रिकॉर्ड बन रहा था और उसी बीच गुजरात में 11 बलात्कारी और हत्या के दोषी चुपके से रिहा किए जा रहे थे। उनकी सजा माफ कर समय से पहले रिहा किया गया था। घर घर तिरंगा से इतनी तो देशभक्ति आनी ही चाहिए कि जब सवाल उठ गया तभी गृह मंत्रालय इस सच का सामना करता और कह देता कि उसके मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही इन्हें रिहा किया गया है। एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि यह बात केंद्र सरकार खुद से क्यों नहीं बता सकी। अगर उसे अपने फैसले में इतना यकीन था तो वह क्यों नहीं बता सकी। फिर एक सवाल आप और पूछिए। 80 साल की सेवानिवृत्त प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और स्वतंत्र पत्रकार रेवती लॉल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की होती, 11 बलात्कारियों की रिहाई को चुनौती ना दी गई होती, तो क्या यह सच बाहर आता। इन 4 महिलाओं ने अगर साहस न दिखाया होता तो क्या यह सच बाहर आता। इन चारों महिला याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ना कहा होता कि जिन्हें रिहा किया गया है वापस जेल भेजा जाए, तो क्या यह सच बाहर आता। 23 अगस्त, 25 अगस्त, 9 सितंबर तक सुनवाई हुई, मगर गृह मंत्रालय ने एक बार भी नहीं कहा कि उसकी मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने रिहाई की मंजूरी दी है। तो इस एक सच को बाहर लाने में आप इन चारों महिलाओं का शुक्रिया अदा कीजिए। 25 अगस्त को तत्कालीन चीफ जस्टिस की बेंच को कहना पड़ा कि इनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। इस पंक्ति को याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। कोर्ट ने तब कहा कि हमने गुजरात को केवल कानून के अनुसार आगे बढ़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सफाई दे दी। तब तो गृह मंत्रालय को आगे आकर कहना था कि बलात्कारियों को रिहा करने के मामले में हमने भी मंजूरी दी है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मंजूरी दी है। अगर यह याचिका कोर्ट में दायर ना होती तो सोचिए कि आप कितना कुछ नहीं जान पाते। इसी तरह अनेक मामलों में आप कुछ नहीं जानते। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई का परीक्षण करना चाहता है। नोटिस जारी किया गया गुजरात सरकार से और जवाब मांगा गया। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार है या नहीं। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि रिहाई के मामले में जितने भी दस्तावेज हैं रिकॉर्ड पर लाए जाएं। अब जब आदेश के रिकॉर्ड सामने आए हैं तो सच बाहर आया है कि गृह मंत्रालय की मंजूरी भी 11 बलात्कारियों के क्षमादान और समय से पहले रिहाई में शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे को लेकर सुनवाई हुई है। हम हलफनामे के डिटेल और आज की सुनवाई की रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन क्रम से देखते चलिए कि आपकी आंखों पर पट्टी कैसे चिपकाई जाती है, वो भी खुलेआम, कि आप देखते हुए भी ना देखें। क्योंकि अब जनता का एक बड़ा सा हिस्सा दिमाग में भरे जहर से देखता है, नजर से नहीं। अगर नजर से जनता देखती तो यह सवाल करने का नैतिक साहस रखती कि क्या इस समाज में इस तरह से बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा किया जाएगा, रिहा होने पर टीका लगाकर सम्मान किया जाएगा, फूल माला पहनाया जाएगा और सवाल उठने के बाद भी
इनका फिर से सम्मान होगा और मिठाई खिलाई जाएगी। जनता का जो हिस्सा बलात्कार के मामले में कम से कम फांसी की मांग करता था, वही हिस्सा बिल्किस के बलात्कारियों के मामले में इतने कम पर कैसे चुप रह गया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को राष्ट्रपत्नी कह देने पर कितना हंगामा हुआ, संसद तक में बयानबाजी हुई, कांग्रेस के नेता ने माफी मांगी, मगर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी वे सारे लोग चुप रहे जो एक आदिवासी महिला के सम्मान के नाम पर गरज रहे थे। बिपिन चंद्र जोशी, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बाका भाई बोहानिया, केशर भाई बोहानिया, जसवंत, गोविंद, प्रदीप मोरधिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना जैसे ही ये लोग बाहर आए, अगर सरकार उसी समय पूरी बात बताती तो लगता कि सरकार को अपने फैसले में यकीन है। तो यह भी लगता कि सरकार इस बात में यकीन रखती है कि इनका आचरण अच्छा रहा है, इसलिए समय से पहले छोड़ा जाए, क्योंकि इस आधार पर तमाम कैदी समय से पहले रिहा किए जाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि गृह मंत्रालय ने तब नहीं कहा, जबकि अमित शाह का मंत्रालय इसकी जवाबदेही ले सकता था। उस समय गृह मंत्रालय का चुप रह जाना इस मामले को संदेह के घेरे में लाता है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है। उस हलफनामे में कहा है कि गृह मंत्रालय ने इनकी रिहाई की मंजूरी दी। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर जब कैदियों की विशेष माफी का फैसला किया गया, तब ध्यान रखा गया कि ऐसे मामलों के कैदी रिहा ना हो जाएं जो आजीवन सजा काट रहे हैं। इस समय आजादी का अमृतकाल चल रहा है, इसकी खुशी में भी सजा याफ्ता कैदियों को छोड़ने का फैसला हुआ। लेकिन इस बार भी यानी जून 2022 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आगाह किया कि जो संगीन मामलों में आजीवन सजा काट रहे हैं उनकी माफी ना हो। फिर बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने और परिवार के सदस्यों की हत्या करने वालों को माफी क्यों दी गई? क्या इसके जरिए कोई राजनीतिक संदेश दिया जा रहा था? मतदाता के किसी वर्ग को इशारा किया जा रहा था? आज के दौर में यह सवाल इतना भी मामूली नहीं है। हम उस समाज को नहीं जानते जो ऐसे मामलों को अपने दिमाग में भरे जहर से देखता है, नजर से नहीं। गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी, लेकिन उस समय तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी। यहां तक कि कपिल सिब्बल जैसे वकील, चारों महिला याचिकाकर्ताओं और प्रेस को भी नहीं, वरना याचिका में यह सवाल मुख्य सवाल होता कि गृह मंत्रालय ने कैसे मंजूरी दे दी। अलग से गृह मंत्रालय से सारे रिकॉर्ड मंगाए जाते कि किस स्तर की बैठक में इसका फैसला हुआ। फैसले से पहले गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से क्या कहा, देखना होगा कि यह सब हलफनामे में है या नहीं, या सुनवाई के दौरान इस पहलू पर किस तरह से सवाल जवाब होते हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह इसके बारे में कोई बयान देंगे? अपने मंत्रालय के फैसले की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे? गोदी मीडिया उनसे यह सवाल पूछ पाएगा? याचिकाकर्ताओं के सवाल भी उस समिति के इर्द गिर्द घूम रहे थे जिसने 11 बलात्कारियों और हत्यारों की सजा माफ की। सबकी नजर वही थी कि उसके सदस्य किस पार्टी के हैं, कौन कौन है, किसने क्या कहा। किसी की भी नजर गृह मंत्रालय की तरफ नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्ता का एक मुख्य सवाल यह भी था कि जिस केस में सीबीआई ने जांच की है उसमें केंद्र सरकार से पूछे बगैर किसी को माफी देना सेक्शन 435 का उल्लंघन नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सवाल को गौर से समझिए। सीबीआई की मंजूरी पर शक है, मगर गृह मंत्रालय पर नहीं, वरना यह भी एक मुख्य सवाल तो होता ही। बताइए, जिस दिन खबर आती है कि गृह मंत्रालय ने एक महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक आईएएस अफसर जितेंद्र नारायण को निलंबित कर दिया, कोर्ट के फैसले के आधार पर नहीं बल्कि जांच रिपोर्ट के आधार पर, उसी दिन खबर आ जाती है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के मामले में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। इस केस में तो कोर्ट का फैसला है, आजीवन कैद की सजा है, तब भी इन्हें रिहा किया गया। नारी की गरिमा का सम्मान किस तराजू पर तौला जा रहा है आप देख सकते हैं। दिखेगा तभी जब नजर होगी, दिमाग में जहर नहीं। 477 पेज का हलफनामा है। जाहिर है धीरे धीरे बातें निकलकर आती रहेंगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बताया कि मुंबई के स्पेशल जज और सीबीआई ने इन 11 लोगों की रिहाई का विरोध किया था। इन पर बलात्कार और हत्या के कई गंभीर आरोप लगे थे जो साबित हुए थे।
ग्रेटर मुंबई की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज आनंद एल यवलकर ने 19 अगस्त 2022 को अपनी राय में लिखा कि इस मामले में सभी दोषी अभियुक्तों को निर्दोष लोगों के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाया गया है। आरोपियों की पीड़िता से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही संबंध था। अपराध केवल इस आधार पर किया गया कि पीड़िता एक विशेष धर्म की है। इस मामले में नाबालिग बच्चों और गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा गया। ये हेट क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध का सबसे जघन्य रूप है। यह जागरूक समाज को प्रभावित करता है। इस अपराध से समाज बड़े पैमाने पर व्यथित है। स्पेशल जज आनंद एल यवलकर ने लिखा कि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है उससे समाज की चेतना पर असर पड़ता है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में समाज ने चुप्पी साध ली, यही लगता है कि समाज की चेतना में सांप्रदायिकता का जहर घुल गया है। उसकी चेतना मर चुकी है, वरना वह सवाल करता, चुप नहीं रहता। यही नहीं, सीबीआई मुंबई के एसपी नंद कुमार नैयर भी रिहाई का विरोध करते हुए लिखते हैं कि दोषी द्वारा किया गया अपराध जघन्य और गंभीर है, इसलिए उपरोक्त सभी अभियुक्तों को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है और कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। सीबीआई के एसपी विरोध कर रहे हैं, स्पेशल जज विरोध कर रहे हैं, मगर गृह मंत्रालय इनकी रिहाई को मंजूरी देता है। आज इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच इस केस को सुन रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने हलफनामे पर जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। 29 नवंबर को अगली सुनवाई है। जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि रात को भारी भरकम हलफनामा दाखिल हुआ, हमने सुबह इसे अखबारों में पढ़ा। जस्टिस रस्तोगी ने आज कई सवाल उठाए और कहा कि हलफनामे में इतने जजमेंट का हवाला क्यों दे दिया गया है। हमें समझ नहीं आया कि जवाब में तथ्यात्मक बयान और विवेक का आवेदन कहां है। इतने ज्यादा फैसलों का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। गुजरात सरकार की तरफ से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अजनबी आपराधिक मामलों में अदालत नहीं जा सकते। याचिकाकर्ताओं का मामले से कोई लेना देना नहीं है। 29 नवंबर को जब सुनवाई होगी तब तक याचिकाकर्ताओं को भी हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। जब इन लोगों को सजा सुनाई गई तो कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को जो घिनौने हरकत ये करी, अगर इनको रिहा किया जाता है तो जिस गांव में वो वापस जाते हैं, क्या वहां के लोग सुरक्षित हैं? और परिस्थिति को नापते हुए आप लोग फैसला करें कि क्या आपको लगता है कि इस सरकार ने कथनी और करनी में एक फर्क दिखाया है हम लोगों को, कि क्या औरतों को, इस देश की औरतों को, इस देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि औरतों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरी ओर पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके को यूज करते हुए इन लोगों को रिहा किया जाता है, तो क्या आजादी के अमृत महोत्सव से क्या ताल्लुक रखती है उनकी रिहाई? शिवराज पाटिल और सुशील शिंदे अब गृह मंत्री नहीं है, वरना उन्हें एक एक बात का जवाब देना पड़ता और जवाब से पहले इस्तीफा देना पड़ता। अब गृह मंत्री अमित शाह हैं। यह सवाल पूछने की नौबत ही ना आए, इसलिए गोदी मीडिया किसी और मुद्दे को लेकर आपको ज्ञान देगा। इस तरह से आप हर दिन अपने ही सवालों का तमाशा बनता देख रहे हैं। यह गृह मंत्रालय के आदेश की कॉपी है। इस पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री प्रकाश के दस्तखत हैं। 11 जुलाई को संयुक्त सचिव श्री प्रकाश ने गुजरात सरकार के गृह विभाग के उप सचिव को यह पत्र भेजा है, जिसमें बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी गई है। यह चिट्ठी गुजरात सरकार की है, जो 28 जून को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजी गई थी। गृह मंत्रालय के पत्र में 28 जून के इस पत्र का हवाला भी है। 11 जुलाई को गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी। मात्र 15 दिनों के भीतर इस मामले में ही काम तेजी से हुआ है या इसी रफ्तार से काम होता है, इसकी जानकारी इस एंकर को नहीं है। यह पत्र गोपनीय है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में सारे रिकॉर्ड नहीं मांगे होते तो इस सच को बाहर आने के लिए किसी कयामत की रात तक का इंतजार करना पड़ जाता। जिस समाज में बिल्किस रह रही हैं, उनके साथ बलात्कार करने वाले और परिवार के सदस्यों को मारने वाले सभी इस समाज में क्षमा पाकर बेखौफ घूम रहे होंगे। क्या उनका हौसला इस बात से नहीं बढ़ेगा कि उनकी रिहाई के लिए गृह मंत्रालय 15 दिनों के भीतर मंजूरी देता है और सवाल उठने पर खुद से आगे आकर नागरिकों को नहीं बताता है?
क्या यह सब मतदाताओं के खास वर्ग को राजनीतिक संदेश देने के लिए किया गया है? उन्हें इस बात का भरोसा देने के लिए राजनीतिक कदम उठाया गया है? चुनाव के माहौल में ऐसे सवालों को आप आसानी से खारिज नहीं कर सकते। बिल्किस के साथ जो हुआ और इंसाफ पाने के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया, वह सब यहां बताना संभव नहीं, फिर भी कुछ तो आप जान ही सकते हैं। 19 साल की बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस के साथ बलात्कार किया। बिल्किस की 2 साल की एक बच्ची थी, उसे दीवार पर दे मारा और हत्या कर दी। उसका शव नहीं मिला। उस दिन दंगाइयों ने बिल्किस के रिश्तेदारों सहित 14 लोगों की हत्या कर दी। बिल्किस की मां की भी हत्या कर दी गई। सत्र न्यायालय में केस खारिज हो गया, लेकिन बिल्किस का हौसला नहीं टूटा। उसने तय किया कि आगे लड़ाई लड़ेगी। इस लड़ाई में गगन सेठी, फरहान नकवी से लेकर तमाम लोगों ने मदद की। सीबीआई की जांच पुख्ता थी, जिससे आरोपियों का बचना मुश्किल हो गया। 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। बिल्किस के साथ बलात्कार और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई थी। 4 मई 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी मामले में 5 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई। इनमें 2 डॉक्टर थे, एक आईपीएस अफसर RS भगोरा। इन पर आरोप था कि दोषियों को बचाने के लिए सबूत बदल दिए गए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जहां इन्हें कोई राहत नहीं। आईपीएस RS भगोरा का 2 रैंक घटा दिया गया, उनका पद डिमोट कर दिया गया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की तारीफ भी की। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने गुजरात सरकार से कहा कि बिल्किस बानो को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएं, नौकरी दी जाए, घर बनाकर दिया जाए। हत्या की धमकी के चलते बिल्किस बानो को 17 साल में कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बलात्कार और हत्या के दोषियों की रिहाई का बचाव किया है। यह मामला गृह मंत्रालय का है। अच्छा होता गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहते, लेकिन सफाई दे रहे हैं प्रहलाद जोशी। श्रीनिवासन जैन ने प्रहलाद जोशी से बात की। Prahlad ji, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that, and I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. आपको हमने शुरू में ही बताया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब उस समय के चीफ जस्टिस ने यही कहा कि इनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था। हमने गुजरात को केवल कानून के अनुसार आगे बढ़ने को कहा था। लेकिन प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि कोर्ट ने किया, फिर यह भी कह रहे हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं। सीबीआई ने रिहाई देने से मना किया, स्पेशल जज ने रिहाई देने से मना किया, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी कि रिहा किया जा सकता है, और मंत्री जी कहते हैं सरकार का कोई रोल नहीं है। कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफनामा सर्वविदित हुआ, जो कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। और उसके में से अब यह साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हां 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। वो 11 बलात्कारी जिन्होंने 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया, उसकी मां का रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर दीवार में फोड़ दिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करी। वो 11 बलात्कारी नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से रिहा हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस देश में गृह मंत्रालय की कुर्सी पर कभी सरदार पटेल लौह पुरुष बैठते थे, क्या अमित शाह को उस पर बैठे रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार है? लेकिन आज इस देश को यह पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे, क्या उनके बल पर, क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे? और अगर ऐसा है
तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आइंदा महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि समाज में सभी के दिमाग में जहर भरा है, नजर नहीं बची है। लोग इस खेल को देख समझ तो रहे ही होंगे। जब सीबीआई विरोध कर रही है, स्पेशल जज विरोध कर रहे हैं, तब अमित शाह का गृह मंत्रालय बलात्कार और हत्या के 11 आरोपियों की रिहाई को मंजूरी दे रहा है। लोग कुछ तो समझ रहे ही होंगे। हाउसिंग सोसाइटी और रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में भले ही समर्थन करते रहे, मगर उनका जमीर इतना तो कहता ही होगा कि ये बलात्कार और हत्या के जघन्य मामले में दोषी लोग हैं। इन्हें समय से पहले इनकी सजा कम कर देने और रिहा करने के लिए 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय मंजूरी देता है। कुछ तो असहज बात है, वरना इन्हें मिठाई नहीं खिलाई जाती, फूल मालाओं से स्वागत नहीं होता और टीका नहीं लगता। हम जानते हैं कि आप दर्शकों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। इस कार्यक्रम में यह तस्वीर फिर से इसलिए दिखाई ताकि आपको इसी से जुड़ी एक और तस्वीर दिखा सके, ताकि आप इस भ्रम में ना रहें कि बलात्कार और हत्या के इन आरोपियों का स्वागत करने वाले ये अनजान चेहरे हैं, सरकार या पार्टी के नहीं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। जयंत सिन्हा तो आज भी भाजपा के सांसद हैं, उस समय तो केंद्र सरकार में मंत्री थे। घटना जुलाई 2018 की है। जयंत सिन्हा जिन लोगों को मिठाई खिला रहे हैं, ये सभी उस समय 55 साल के अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। कोर्ट में सजा पा चुके थे, जमानत पर रिहा होकर आए थे, मगर जयंत सिन्हा माला पहना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। जेल से रिहा होकर ये आरोपी मंत्री जी के घर आए, जहां इन्हें मंत्री जी मिठाई खिला रहे थे। जयंत सिन्हा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। अलीमुद्दीन की हत्या के मामले में 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इसमें बीजेपी का एक स्थानीय नेता नित्यानंद महतो भी था। इस हत्या के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग गौ रक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं। तब रघुबर दास ने तुरंत जांच बिठा दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इनकी सजा के बाद जयंत सिन्हा ने फिर से जांच की मांग की, सीबीआई से जांच की मांग की। तब जयंत सिन्हा ने इस घटना पर अफसोस भी जताया था। रामनवमी के जुलूस के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी सहित कुछ इलाकों में दंगे हुए। कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सरकार ने दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया। दंगा पीड़ितों की शिकायतों पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों को नोटिस जारी किया गया। जिन्हें नोटिस मिला है उसमें एक 12 साल का बच्चा भी है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। 10 अप्रैल को खरगोन में दंगे भड़के, कई लोगों के मकान दुकान जला दिए गए, तोड़ फोड़ हुई। मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल में शिकायतें आने लगी। 25 अगस्त 2022 को एक महिला की शिकायत पर दावा आयुक्त ने 12 साल के फैजान को भी नोटिस भेजा। दावा 2,90,000 रुपए का है। फैजान का कहना है दंगों के वक्त घर पर ही था। जिस दिन ये दंगे की घटना उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन हम कहाँ थे? घर में थे। तो ये आपको जो नोटिस दिया है और आपको दंगे में शामिल बताया, तो क्या आप उसमें थे कि नहीं थे? नहीं थे, हम तो सोहेल थे। फैजान के पिता कालू खान मजदूरी करते हैं, उन्हें भी 4 लाख भरने का नोटिस मिला है। खाना वाना खा के हम सो गए, बाप बेटे हम घर में ही थे। ऐसा कुछ भी नहीं हमारे मोहल्ले में उधर हुआ। बाकी उधर मोहल्ले वालों ने नोटिस दिया है, मेरे बच्चे का नाम का भी नाबालिग के और मेरा नाम का भी दिया। हम तो हमारे घर पे थे, बाकी हमको इंसाफ चाहिए। फैजान के परिजनों ने हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दावा प्राधिकरण के सामने ही पक्ष रखने को कहा। फैजान के वकील का कहना है कि प्राधिकरण ने उनका दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि मामला दीवानी है। अगर ये एक आपराधिक मामला होता तो बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम का संरक्षण मिलता। ये मामला जुर्माने के बारे में है, न कि सजा के बारे में। पैसे उसके माता पिता से वसूल किए जाएंगे क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने वो ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने उसको
ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो सिविल रिकवरी है। ये एक बड़ी एम्बिग्युइटी है जो कि अपने आप में इस एक्ट में दिखती है कि ये एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा है, सिविल प्रोसीजर्स अपने आप पे अप्लाई कर रहा है। कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, फिर भी लोगों के ऊपर क्लेम्स जो है कमिट भी हो रहे हैं और क्लेम्स अवॉर्ड भी हो रहे हैं। दावा प्राधिकरण के फैसले को लेकर सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष के अपने आरोप। अगर ये बच्चा उसमें संलिप्त पाया गया है तो उसको सिविल कानून के तहत नोटिस गया है और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपना काम करती है। इससे जो भी जवाब देना है वो इसके कानून के माध्यम से अपने जवाब को प्रस्तुत कर सकता है। कांग्रेस तो उसकी आदत है कि अगर कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो उनके संरक्षण में खड़ी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही खरगोन में दंगा भड़काने में सहयोग किया है और यह नोटिस देकर क्लेम ट्रिब्यूनल ने अपने चरित्र पर खुद सवालिया निशान लगा दिया है कि उसने किसके वशीभूत होकर इस रिपोर्ट को लिखा है और नोटिस दिया है। खरगोन दंगों के बाद क्लेम ट्रिब्यूनल को निर्धारित समय में 343 प्रकरण मिले थे, जिसमें से सिर्फ 34 मामलों में आरोपी ज्ञात थे, 309 में अज्ञात। दंगों के आरोप में 220 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 200 अभी भी जेल में हैं। ट्रिब्यूनल ने अभी तक 6 मामलों में 50 आरोपियों से 7,46,000 की वसूली के नोटिस दिए हैं, जिसमें 4 मामलों में मुआवजा हिंदुओं को मिलेगा, 2 मामलों में मुस्लिम परिवारों को। इस क्लेम ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के बराबर के अधिकार और शक्तियां होती हैं और उसके आदेश को सिर्फ उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। 15 दिनों के अंदर मुआवजा राशि नहीं जमा करने पर ब्याज लगता है और स्थानीय प्रशासन आरोपी की संपत्ति को नीलाम करके भी जुर्माना वसूल सकता है। खरगोन से अपने सहयोगी आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्राइम टाइम नहीं देखते हैं या प्राइम टाइम का कोई दर्शक पुतिन के संपर्क में है तो मेरी एक बात उन तक पहुंचा दें। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के फोन के बाद पुतिन जी ने युद्ध रोक दिया ताकि यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र बाहर आ सकें? यदि इसका जवाब हां है तो यह भी बताएं कि पुतिन जी ने कभी इसका श्रेय क्यों नहीं लिया? क्या यह खबर रूस की मीडिया में भी छपी? इसके बाद अगला सवाल है कि युद्ध रोकने का फैसला रूस का एक तरफा था या उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जी से बात कर समय तय किया था कि इतने से इतने बजे तक बम नहीं गिराएंगे, या भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों से बात कर अलार्म सेट कर दिया था कि इतने से इतने बजे तक दोनों बम ना गिराएं, युद्ध ना करें, हम अपने बच्चों को निकाल लेंगे? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अब पुतिन जी को सामने आना चाहिए और सच बता देना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा दावा कर दिया तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी हंसी भी उड़ा दी एक तरह से। लेकिन अब तो विदेश मंत्री ही ऐसा दावा कर रहे हैं। पहले विदेश मंत्री का बयान सुनिए कि उन्होंने गुजरात के सूरत में क्या कहा, उसके बाद उनके ही प्रवक्ता का बयान सुनिए और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुनिए। प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को फोन किया और कहा कि हमारे बच्चे फंसे हैं और मैं चाहता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक वो निकलें आप हमें टाइम दीजिए, इस समय सीमा में उनको निकालेंगे और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फायरिंग नहीं होगी। और उसके कारण हम इन दोनों शहर से हमारे लोगों को निकाल पाए। I think that's the kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding up bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. हिंदी में एक मुहावरा है, जैसी संगत वैसी रंगत। आज जयशंकर जी जिन लोगों की संगत में हैं, आज वो तर्कों को भूल गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़े दिन और रहे तो हमारे देश के विदेश मंत्री बोलेंगे कि मोदी जी ने 2-3 बम अपने हाथ से पकड़ के डिफ्यूज भी कर दिए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जयशंकर जी, क्यों हमारे देश की जो भुखमरी की रैंकिंग है, हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है, वो 121 देशों में 107वें नंबर पर आ चुकी है।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी आसपास के देश है, अफगानिस्तान को छोड़ के सब हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका जैसे फेल्ड इकोनॉमी वाला इस देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, जिससे मोदी जी हमेशा अपने आप को कंपेयर करके प्रसन्न रहना चाहते हैं। क्यों हमारे देश की हंगर इंडेक्स आज इस स्थिति में पहुंची है? पिछले साल जो 101वें नंबर पे थे, आज हम 107वें नंबर पे आ गए 121 देशों में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जयशंकर जी कि क्यों जो कल जो सप्ताह खत्म हुआ उसमें CMIE के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी की दर फिर से 8% पर 8% पर बनी हुई है। 2012 में वो 2% पर थी। इन सवालों का जवाब दीजिए। क्यों त्योहारों के सीजन में महंगाई बढ़ती जा रही है? इन सवालों का जवाब दीजिए। ये कुतर्कों से बाहर निकलिए, लोगों को भ्रमित करना बंद कीजिए। आपने क्या किया पिछले 8 साल में, उसका लेखा जोखा दीजिए। आपकी गलत नीतियों के कारण हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका है। देश के जो युवा है वो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। आप कह रहे हो हमने रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवा दिया। आप अगर सोचने के मूड में हैं तो सोच सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री के फोन पर रूस और यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं तो कितनी देर के लिए युद्ध रोका गया? क्योंकि भारत के छात्रों को पोलैंड की सीमा तक आने में ही कई घंटे लगे थे। क्या वाकई युद्ध रोका गया? क्या ऐसी कोई भी खबर दुनिया के किसी अखबार में छपी है? अगर युद्ध रोकने से प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही हो रही है तो इसे लेकर पुतिन अपनी वाहवाही क्यों नहीं करा रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। उमर को दिल्ली दंगों के मामले में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ UAPA की धारा लगा दी गई है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा कि जमानत की याचिका में कोई दम नहीं। जिनकी बेंच ने 30 मई को कहा था कि उमर खालिद का भाषण आतंकी कार्रवाई नहीं है। जिस भाषण की चर्चा हो रही है उसे उमर ने महाराष्ट्र के अमरावती में दिया था। उमर 14 सितंबर 2020 से जेल में है। 764 दिन हो चुके हैं। पर खबर यह नहीं है, शायद नहीं है, क्योंकि खबर तो वही है कि CBI और स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपियों को रिहा करने से मना कर दिया, तो गृह मंत्रालय ने क्यों मंजूरी दी? अब यही आज का दौर है और यही आपका देश है। ब्रेक ले लीजिए। आए दिन कुत्ता काटने की भयंकर खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। इन दिनों काफी बढ़ गई हैं। यह जानने की जरूरत है कि कुत्ते हमलावर क्यों हो रहे हैं। क्या ट्रेनिंग की कमी है या कोई और वजह है? नोएडा में एक सोसाइटी के बाहर कुत्ते ने 8 महीने के बच्चे को काट लिया। वो बच्चा मर गया है। वेलीवर्ड सोसाइटी में कुत्ता प्रेमी और उसे हटाने को लेकर आपस में तीखी बहस हो रही है। कुछ कुत्ता प्रेमियों ने कुत्ते को पकड़े जाने का विरोध किया है। कुत्ते को लेकर कैसे दोनों पक्ष भिड़ गए, रविश रंजन बता रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 100 की सोसाइटी में खासा बवाल मचा है। कुत्तों के काटने से 8 महीने के बच्चे की मौत के बाद सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के OSD को कई घंटे तक घेरे रखा। लोगों का आरोप है कि 6 महीने के भीतर कुत्ते के काटने की यह तीसरी घटना है। मुझे जो बच्चा को देखी हो ना, क्या बताऊं, उस बच्चे को देख के हम जो आधा घंटा वहाँ ही बैठ गई। मैम क्या इतना डरा हुआ बच्चा कि नीचे नहीं उतरता? नहीं जाते बच्चे नीचे खेलने के लिए। हम नहीं भेज सकते बच्चों को नीचे खेलने जाने के लिए। We don't send our kids down alone. दरअसल सपना कुमारी नाम की एक महिला श्रमिक सोसाइटी में नए बन रहे इस टावर में काम कर रही थी। उसका 8 महीने का बच्चा यहीं पर सो रहा था। तभी 3 कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उनका जो बच्चा है उसको नींद आ गई तो उन्होंने अपने बच्चे को इस जगह पर यहाँ पर उसको सुला दिया और इसके बाद में 3 जो आवारा कुत्ते हैं उन्होंने उसके ऊपर में हमला कर दिया। कुछ देर के बाद में जब बच्चे की चीख सुनाई दी तब वो तुरंत यहाँ के जो श्रमिक हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो भागे हुए आए और उसके बाद में उन्होंने उन कुत्तों से उसको छुड़ाया बच्चे को तुरंत तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में वो सारे लोग हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन
हॉस्पिटल में 2 बजे तक सर्जरी होने के बाद में उस मासूम बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। आवारा हो या पालतू, हाल के दिनों में कुत्तों के हमलों के कई डरावने वीडियो आने के बावजूद इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। कुत्ते पालने वाले और कुत्तों को भगाने वाले लोगों के बीच इस मुद्दे पर आपस में ही खासा विरोध है। कुत्ता पालने वाले लोग खाना खिलाने को जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चे की मौत कुत्ता काटने से नहीं बल्कि माता पिता और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही से हुई है। ये कुत्ते काटने से नहीं हुई है, ये एक्सीडेंट हुई है, कैसे हुई है इसका जांच नहीं है। ये कुत्ता काटने से मौत नहीं हुई सर। और उन्होंने उठाया पुलिस में सॉरी भी मांगा गया, तो मांगा गया ना छेड़ने पे, तो कुत्तों को भी सजा मिलनी चाहिए काटने पे। अरे मैम कुत्ते तुम्हारे घर की नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, किसी का नहीं है, सबकी है। तो पाल ले उनको, कटवा ले अपने बच्चों को, 7 साल के बच्चे को नीचे भेज दूं मैं। उधर मामला तूल पकड़ते देख नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश ने अब कुत्तों के 4 और शेल्टर बनाने की बात कही है। लेकिन जिस श्रमिक ने अपने 8 महीने के मासूम बच्चे को खो दिया, उसे अब दमोह भेज दिया गया और उसकी आर्थिक मदद का कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ से परिस्थितियाँ क्या थी, किन परिस्थितियों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। परिस्थिति क्या देगी, मतलब जांच भाई आप ऐसे क्या देश में कुत्ता काटने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस साल 6 महीने के भीतर 14 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। वजह यह है कि पालतू कुत्तों से लेकर आवारा कुत्तों तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।